बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। पिछली क्लासेस में हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उनकी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा, और इसमें आगे इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किस तरह डेवलप होती हैं और उसका रिएक्शन किस तरह का होता है। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि इसकी जो जीन है वो किस तरह से होती है। इसके अंदर बेसिकली अगर हम आर एच पॉजिटिव की बात करें तो उसके अंदर दो जीन है हमारे पास जो इसके आर एच के लिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक आर एच डी है और एक है आर एच सी। जो आर एच डी है वो लोकस वन पे है, और जो लोकस टू पे है वो है आर एच सी। अब जो अगर पॉजिटिव अगर डी होगा यहाँ पे जीन, तो ये आगे इसके लिए जो एक्सॉन्स हैं वो 1 से लेकर 10 तक है, ये जो रेड कलर में है, ये डी पॉजिटिव डी एंटीजन के लिए। और अगर सी और ई एंटीजन ये भी होती हैं इसके अंदर, आपको पता है इसमें सी लार्ज भी होता है, सी स्मॉल भी होता है, ई भी लार्ज होता है और स्मॉल भी होता है। तो ये एंटीजन भी इसके अंदर होती हैं। तो ये जो कोड करेंगी वो सी और ई को कोड करेंगी। ये जो एक्सॉन्स हैं ये आगे इसको जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होएगी तो ये इसकी प्रोटीन जो एंटीजन्स हैं वो इसके लिए ये है। तो ये है आर एच पॉजिटिव के केस के जीन्स में। आगे जो है ये हमारे पास आर एच नेगेटिव है। इसमें एंटी डी जो आपका आर एच डी है वो यहाँ से मिसिंग है, आप देख रहे हैं लोकस टू पे सी ई अवेलेबल है लेकिन डी नहीं है इसमें, डी एंटीजन नहीं है। डी एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो आर एच नेगेटिव है। यानी कि अगर पीछे से जो भी एबीओ से जो भी ग्रुप है उसके साथ अगर डी एंटीजन है तो वो पॉजिटिव है, अगर उसके साथ नहीं है तो वो नेगेटिव। तो ये है आर एच नेगेटिव के जीन का स्ट्रक्चर। इसमें सी ई जो स्मॉल वाली हो सकती है इधर से, लेकिन डी इसमें मिसिंग है। अब आगे जो बात करते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन होती है, इसके अंदर एक जो होती है टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसे हम कहते हैं फिशर क्लासिफिकेशन इसकी की जाती है फिनोटाइप्स के लिए। इसमें अगर डी प्रेजेंट हो, डी लार्ज, सी प्रेजेंट हो और ई स्मॉल प्रेजेंट हो, तो ये एक लहदा से डी सी। बेसिकली ये तीनों, क्योंकि डी आना ही आना है एक साइड से, एक जीन से, सी दूसरे जीन से आना है। तो ये एक अगर हम हैप्लोटाइप की बात करें यानी कि, तो उसके अंदर ये जीन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये जो फिशर क्लासिफिकेशन है वो डी सी ई की बेस पे होती है। जैसे इसमें आप देखें डी डी नहीं है तो इसका मतलब या इसको स्मॉल डी भी कह सकते हैं, इधर स्मॉल डी भी कुछ लोग लिखते हैं, या आप डायरेक्ट अगर डी नहीं है यहाँ पे लार्ज या स्मॉल तो इसका मतलब है वो नहीं है, उसमें डी एंटीजन नहीं है तो वो आर एच नेगेटिव है। तो आप ये देखें सी लार्ज है स्मॉल ई है। अब यहाँ पे डी बड़ा आ गया है, डी कैपिटल है, इसका मतलब डी है यहाँ पे अवेलेबल, स्मॉल सी अवेलेबल है और लार्ज ई अवेलेबल है। तो ये इस तरह से इसके 8 जो है ना कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, डी प्रेजेंट भी है स्मॉल या लार्ज, तो इनसे इन सब में से कोई भी 3 हो सकते हैं। तो ये लार्ज होगा या स्मॉल होगा, ये भी स्मॉल होगा या ई भी लार्ज होगा। तो ये इसकी ये जो क्लासिफिकेशन है इसे कहते हैं हम फिशर क्लासिफिकेशन। इसके बाद अगली जो होती है उसे वेनर क्लासिफिकेशन कहा जाता है। वेनर में अब क्या है, वही चीज, इसको इसको आर से, इसकी जो डेजिग्नेशन की जाती है वो आर से की जाती है। या आर कैपिटल होगा या आर स्मॉल होगा। अगर आर कैपिटल होगा इसका मतलब डी कैपिटल है, अगर आर स्मॉल होगा इसका मतलब डी उसके अंदर नहीं है या स्मॉल डी है, तो डी मिसिंग है। अब आर वन से क्या मुराद है, आर वन से मुराद है डी, तो आर तो बड़ा हो गया इसका मतलब है डी उसमें प्रेजेंट है, डी प्लस है। आर वन से मुराद है सी जो है बड़े वाला, सी वन जो है वो सी बड़े वाला उसमें है और ई स्मॉल वाला है। तो जैसे ये हमने किया था डी बड़ा सी बड़ा, यानी कि जो वन पोजीशन पे सी और ई है, सी वन पोजीशन है
तो ये सी कैपिटल होगा, तो ये R1 बन जाएगा। तो ये R1 में डी कैपिटल, स्मॉल, ये आपके पास जो लार्ज है सी वो है, और ई स्मॉल है। अब अगर मैं R2 की, पहले हम बड़े आर की बात कर लेते हैं, R2 में देखें तो डी तो कैपिटल उसी तरह से है। अब इसमें सेकंड पोजीशन पे नहीं है, थर्ड वाली है, टू से मुराद है थर्ड, यानी कि टू सी ई से, इनमें फर्स्ट और सेकंड इसमें की बेस पे ई कैपिटल है। अगर मैं इधर की बात करूं तो ये आपके पास ये R1 है बड़ा, ये R2 है बड़ा, जिसमें सेकंड पोजीशन पे जो कैपिटल है वो है, इसी वजह से इसे R2 कहा गया। तो ये R1 हो गया जिसमें वन पोजीशन पे यानी कि सी कैपिटल था, R2 से मुराद ई कैपिटल है, और आर जहाँ यहाँ पे जी होता है, आर जी के अंदर आपके पास सी भी कैपिटल होता है और ई भी कैपिटल होता है। इसको अगर हम इधर देखें, ये जो है आर जी जो है, इसमें सी भी कैपिटल है और ई भी कैपिटल है और डी तो है ही है। तो आर, ये तीसरा आर है, R1 है, R2 है, आर जी है। अब इसमें जो आर जी के अलावा R0 है, R0 के अंदर क्या है ना, आपके पास डी तो बड़ा है लेकिन बाकी दोनों छोटे हैं, यानी कि ना उसमें C1 है, सी भी बड़ा नहीं है, ई भी बड़ा नहीं है, तो छोटे सी और छोटा ई है। तो इसको अगर मैं इधर देखूं तो ये वाला है, तो ये चार, ये R1 बन गई, ये R2 बन गई, ये आर जी बन गई, ये R0 बन गई। तो ये चार हो गए बड़े, यानी कि डी प्रेजेंट की फॉर्म में, डी प्रेजेंट की फॉर्म में, यानी कि आर कैपिटल होगा। ये फिशर क्लासिफिकेशन है। अगर आर की फॉर्म में हम इन्हीं को डोनेशन कर दें या इनकी डेजिग्नेशन कर दें तो वो आपके पास वेनर क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो ये क्लासिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी है। जब हम आगे एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ आर आर का जिक्र होता है, तो वहाँ पे लोगों को समझ नहीं आती कि आर आर से क्या मुराद है। अब आगे चले जाते हैं यहाँ पे स्मॉल आर की तरफ। स्मॉल आर को आप इधर आप देखें, स्मॉल आर है, और इसको आर, स्मॉल R1 भी कह सकते हैं, R2 भी कह सकते हैं, RY और आर नल। इसके अंदर यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं होता। अब R1 से, आर स्मॉल से तो मुराद है डी, यहाँ पे क्या नहीं है। R1 उसी तरह सी कैपिटल, जैसे पीछे हमने किया था पहली पोजीशन पे। यहाँ R2 से मुराद ई कैपिटल सेकंड पोजीशन, और RY से मुराद सी और ई कैपिटल लेकिन डी स्मॉल, और यहाँ पे कोई भी कैपिटल नहीं है, स्मॉल वाले हैं। तो ये उसका जो दूसरी डेजिग्नेशन यहाँ पे आपके पास, यानी कि यहाँ पे आर जो है वो स्मॉल आर है और वन है, यानी कि वन पोजीशन पे सी की पोजीशन पे सी कैपिटल है। यहाँ पे R2 है, स्मॉल R2 है, तो ई की पोजीशन जो टू वाली है वो कैपिटल है। ये जो आपके पास डी स्मॉल है, लेकिन ये दोनों RY के अंदर यहाँ पे आपके पास दोनों बड़े हैं, और यहाँ आर नॉट के अंदर आपके पास सी और ई दोनों छोटे हैं। तो ये थी फिशर क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर डी सी ई की फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर इसी को ही हम आर की फॉर्म में लिखें, आर कैपिटल या आर स्मॉल की फॉर्म में, R1 R2 आर जी और R0 या आर नल की फॉर्म में, तो ये आपके पास आ जाएगी विनर क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन जो होती है उसे हम कहते हैं, ये बेसिकली अगर हम इसी को, तीसरी क्लासिफिकेशन है रोजनफील्ड की। तो ये है, अगर मैं देखूं यहाँ पे विनर क्लासिफिकेशन में, अब पूरी हैप्लोटाइप एक बनी है ये वाली, आर आर की फॉर्म, एक एक साइड से ये आएगा, एक बंदे के अंदर ये है, और मदर वाली साइड से एक है, फादर वाली साइड से दूसरी साइड दूसरा है। तो वो फिर आगे प्रॉपर डोनेशन डोनेशन इसकी इस तरह से होगी, ये प्रॉपर हैप्लोटाइप आपकी ये बनेगी। तो अगर मैं इसको R1 है, देखिए R1 कैपिटल, डी सी, सी कैपिटल, R1 इस वजह से कहा गया है कि आर कैपिटल है तो इसका मतलब डी कैपिटल है। R1 से मुराद C1, वन वाली पोजीशन। ये वही दोबारा से इनकी रेशो निकाली गई है, इनकी आगे फर्दर R1 को आर स्मॉल के साथ किया, R1 को R1 के साथ भी किया, R1 को R2 के साथ भी किया। तो ये किस तरह से आप क्लासिफिकेशन बना सकते हैं।
तो रोजनफील्ड ने किस तरह क्लासिफाई किया आर एच को 1 2 -3 4 5। अब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आगे -1 R1 से RH1 से मुराद है कि डी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है। 2 से मुराद है आपके पास, अगर मैं इनको 5 कह रहा हूँ, डी एक है, सी और 2 सी है और 2 ई है। तो इसको मैं इस तरह अगर 5 एंटीजन कहें हम इसको, तो डी सी, सी कैपिटल स्मॉल सी, ई कैपिटल स्मॉल ई, ये 5 जीन आपके पास एंटीजन हो गए। तो इसकी बेस पे फिर इसने कहा 1 D1 से मुराद है RH1 डी, 2 से मुराद सी, सी कैपिटल, ई आप देखें ई यहाँ पे माइनस उसने शो कर दिया। तो 4 और 5 भी आपके पास इसी तरह से उसने सेम इसी तरह से क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन है, अगर इधर चले जाएं तो -1 है, -1 से मुराद है डी नहीं है, सी कैपिटल से मुराद माइनस है, -2, और 3 से मुराद कैपिटल है। तो ये इस तरह से उसने इसको फर्दर क्लासिफिकेशन, रोजनफील्ड ने इस तरह क्लासिफिकेशन की। तो अब अगर इसी को हम आगे देखें रोजनफील्ड की, R1 से मुराद है, RH1 से मुराद डी है, RH2 से मुराद सी कैपिटल, RH3 से मुराद ई कैपिटल, और RH4 से मुराद स्मॉल सी, और RH5 से मुराद स्मॉल ई। ये इस तरह से अगर हम इसको, ये 5 रोजनफील्ड ने क्लासिफिकेशन, RH1 2 3 4 5, अगर प्रेजेंट हो तो प्लस उसको और माइनस इस तरह से। और फिशर ने डीसी की फॉर्म में किया, वेनर ने RH0 की फॉर्म में किया, जैसे हमने पीछे भी देखा। और एक है आईएसबीटी नंबर के, आईएसबीटी ने इनको काफ़ी लंबी चौड़ी क्लासिफिकेशन की है, 004 तक। तो उससे मुराद है 004 से मुराद है RH, आगे फिर इसकी एंटीजन की बेस पे। पहली एंटीजन है 001, 002, 003, 004, 005, इस तरह 40 60 तक भी जाती है इनकी क्लासिफिकेशन आईएसबीटी की बेस पे। तो 3, बल्कि यहाँ पे चारों क्लासिफिकेशन हमने देख ली। पहला हमने देखा फिशर डीसीई की फॉर्म में, विनर क्लासिफिकेशन आर की फॉर्म में, आर कैपिटल स्मॉल, और आर एच एंटीजन की बेस पे, RH1 2 3 4 5 की बेस पे रोजनफील्ड ने की। और अगर हम इनको नंबर की बेस पे कहें 004 से 001, तो ये आईएसपीटी की क्लासिफिकेशन है। तो ये इसकी 4 जो नोमेनक्लेचर्स हैं उनके मुताबिक इनकी एंटीजेंस की डोनेशन है कि किस तरह कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से इनको क्लासिफाई किया। आगे चले हम तो अब ये प्रॉपर एक इनहेरिटेंस का पैटर्न आर एच ग्रुप के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मेल के अंदर ये था आर कैपिटल और स्मॉल आर, तो ये एक है। और ये मदर के अंदर आप देखें R1, इसमें R1 कैपिटल है, इसमें R2 कैपिटल और स्मॉल r है। तो इन दोनों को अगर हम करें तो 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं हमारे पास। ये डी सी एक साइड से इसके साथ मिलके आपके पास ये बन सकता है, ये डी सी जब मिलेगा इसके साथ तो आपके पास ये बन सकता है, ये डी सी, ये स्मॉल वाला इसके साथ मिलेगा तो ये बन सकता है, स्मॉल वाला इसके साथ मिलेगा तो ये बन सकता है। तो ये 4 तरह की है आपके पास इनहेरिटेंस हो सकती है। यानी कि ये प्रॉपर है ये फादर वाली साइड से, तो ये प्रॉपर एक एक ह्यूमन के अंदर इस तरह का पैटर्न होता है। आर कैपिटल भी हो सकते हैं दोनों, आर स्मॉल भी हो सकते हैं दोनों। ये यहाँ पे जैसे आर कैपिटल है दोनों, इसमें आर कैपिटल है, स्मॉल आर है, इसमें स्मॉल आर और आर कैपिटल है, इसमें दोनों आर स्मॉल है। तो ये पूरा एक पैटर्न बन सकता है जेनेटिक इनहेरिटेंस का आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम की। आगे थोड़ा सा इसकी प्रेवलेंस को देख लेते हैं, यानी कि जो अगर हम एशियंस की बात करें तो R1 पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि DCE सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो इसके से कम होती है वो 21 R2 आर कैपिटल 2 होती है। और उसके बाद जो है वो R0 होता है, और जो स्मॉल वाला है वो भी इसकी पॉपुलेशन इसी तरह से है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि एशियंस के अंदर कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, या अफ्रीकन के अंदर या वाइट अमेरिकन के अंदर क्यों कौन सी ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन सी जो नोमेनक्लेचर है, जो कौन सी एप्लोटाइप सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होती है। तो ये आप थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि R1 और R2 की प्रेवलेंस कितनी है।
अब जो एंटीजेंस है इसकी, आर एच सिस्टम के अंदर 5 एंटीजन है, मैंने पीछे भी आपको बताया, डी स्मॉल सी कैपिटल सी या स्मॉल सी, ई कैपिटल या ई स्मॉल, ये एंटीजेंस है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम की। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डी सबसे ज़्यादा होता है 85%। ये आगे आप देखें सी, स्मॉल सी, ई और स्मॉल ई, ये इनकी क्या, उनकी बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन है एंटीजन की फ्रीक्वेंसी की बेस पे। आगे ये एक्सप्रेशन एट बर्थ, क्या ये एंटीबॉडीज बर्थ, जैसे ही बर्थ होती है तो ये होती है, यस ये होती है, क्योंकि ये यही इसी वजह से अगर ये होती हैं तो एचडीएन का फिनोमेना होता है, यानी कि हिमोरेटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का फिनोमेना होता है। और एंटीजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होती है, इनकी रेड सेल सरफेस के ऊपर होती है, और एच डी आपको पता है आरबीसी की सरफेस के ऊपर होता है, और इन ये भी डोजेज इफेक्ट होता है, सी और ई का आपस में, डी का, इनका सबका डोजेज इफेक्ट होता है। और जब इनको एंजाइम से ट्रीट किया जाता है तो इन एंटीजन का इफेक्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है। तो ये इन एंटीजन्स की प्रॉपर्टीज है। एंटीजन कितनी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बर्थ पे उनका एक्सप्रेशन होता है नहीं होता है, और ये सरफेस के ऊपर होती है, ये नहीं होती, रेड सेल की सरफेस पे अवेलेबल होती है, डोजेज इफेक्ट होता है, और एंजाइम से ट्रीट किया जाए तो इनका इफेक्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है। एंजाइम से ट्रीट करने के बाद इनका इफेक्ट इन्हांस हो जाता है। आगे है इनकी, इन्हीं की एंटीबॉडीज सिस्टम, हमारे पास आर एच सिस्टम है, एंटीबॉडीज हर एक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, 5 एंटीजन पीछे हमने पढ़ी थी, उन्हीं के अगेंस्ट 5 एंटीबॉडीज बनेगी, और इनमें जो एंटीबॉडी बनती है वो आईजीजी क्लास होती है। जो एबी होता है वो आईजीएम क्लास होता है, यहाँ पे आईजीजी क्लास है, और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और ट्रांसमिशन रिएक्शन करेगा। तो ये ये बहुत ज़्यादा इम्यून है, यानी कि इससे रिएक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, और ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाली कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता। तो रिएक्शन कंडीशंस कहाँ पे होगी, यानी कि ये कहाँ पे रिएक्शन करेंगी, एक तो पैग और लिस और एएचजी फेज के अंदर, यानी कि इनको 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आईजीजी जहाँ भी आएगी उसका मोस्टली केसेस में 37 डिग्री हमें चाहिए हो, और ये हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी करेगा और हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी करेगा। तो ये एंटीबॉडीज ऐसी हैं जो हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी करती हैं और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी करते हैं, यानी कि इसका अगर नेगेटिव को पॉजिटिव लग जाएगा तो रिएक्शन होगा। तो ये चीज़ आपने इसमें, एंटीजन पहले करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एंटीबॉडीज की करेक्टरिस्टिक क्या है आर एच की। अब अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एबीओ एंटीबॉडीज और आर एच एंटीबॉडीज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो एबीओ एंटीबॉडीज होती हैं वो नेचुरली अकरिंग होती हैं, जबकि ये जो होती हैं आर एच की, ये इम्यून होती हैं। तो ये यानी कि ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इम्यून जो कर सकती हैं बहुत जल्दी, और ये भी करती हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, लेकिन ये नेचुरली अकरिंग होती है। ये इनकी क्लास होती है आईजीएम, इनकी क्लास होती है आईजीजी। आईजीएम वाली आपको पता रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगी, ये 37 पे रिएक्शन करेंगी, और ये एक्टिवेट करती हैं कंप्लीमेंट सिस्टम को, ये एक्टिवेट नहीं करती कंप्लीमेंट सिस्टम को, ये चीज़ भी ख्याल करना है। पहला डिफरेंस ये है कि नेचुरल अकरिंग है वो इम्यून है। दूसरे नंबर पे ये आईजीएम क्लास है, वो आरएच वाली आईजीजी क्लास है। तीसरा डिफरेंस ये है कि आईजीएम वाली जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, आईजीजी वाली कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट उस तरह से नहीं करती। उसके बाद ये है कि इसमें इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस है और इसमें एक्सावास्कुलर हिमोलिसिस है। ये भी हिमोलिसिस का एक जिक्र है, ये इनको थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलेंगे। तो ये इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस करती है एबीओ वाली, और ये एक्सावास्कुलर हिमोलिसिस करती है। एबीओ में डोजेज इफेक्ट नहीं होता, इसमें डोजेज इफेक्ट होता है। और ये एंटीबॉडीज जो हैं ये इन्हांसमेंट मीडिया इनको नहीं चाहिए, इनको इन्हांसमेंट मीडिया चाहिए, क्योंकि ये 37 पे रिएक्शन कर रही है, ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली रिएक्शन कर रही होगी। तो ये 5-6 डिफरेंसेस हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडीज में डिफरेंस करते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था, जिसमें हमें जेनेटिक्स के बारे में, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के और इनका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है, इसकी एंटीजन कैसी होती हैं, इनकी एंटीबॉडीज कैसी होती हैं, एबीओ और आरएच एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंस होता है।
तो ये आज का टॉपिक था।